हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में और उसी में आज हम आगे चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा भौतिक प्रदेश रहने वाला है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इससे पहले लास्ट क्लास में मरुस्थल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मरुस्थल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी विद्यार्थी ने लास्ट वाली क्लासें अगर अभी तक नहीं देखी हैं तो पीछे की क्लासें देखनी है, प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। एक सबसे पहले हम पढ़ते हैं पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली के बाद में पूर्व का मैदानी प्रदेश और नीचे की साइड में जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे हाड़ौती का पठारी प्रदेश हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अभी तक जो शुष्क मरुस्थल है, ये शुष्क मरुस्थल हम पीछे की क्लासों में अभी तक पढ़ चुके हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में बताया था, इस शुष्क मरुस्थल का विभाजन किया जाता है 2 भागों में। एक तो कौन सा शुष्क मरुस्थल हो जाएगा और दूसरा कौन सा अर्ध शुष्क मरुस्थल। फिर इस शुष्क मरुस्थल का विभाजन भी 2 पार्टों में किया जाता है। एक तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और एक बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र होता है। यानी कि जो ये रेड लाल वाला जो आप देख रहे हो ये कैसा क्षेत्र है? बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है। और जो ग्रीन वाला ये वाला हिस्सा आप देख रहे हो ये कौन सा है? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अर्धशुष्क मरुस्थल की बात करें तो इस अर्धशुष्क मरुस्थल का विभाजन किया गया है कितने? 4 पार्टों में। 4 पार्ट कौन कौन से? पहला जो आप ये देख रहे हैं ये हिस्सा कौन सा रहेगा? इसको क्या कहते हैं? घग्गर प्रदेश। सेकंड वाला जो ये आता है ये कौन सा आ जाएगा? शेखावटी प्रदेश। तीसरे की बात करें ये कौन सा आता है? नागौरी उच्च भूमि प्रदेश। और चौथे की बात करें, चौथा कौन सा होता है? लूनी बेसिन। ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो ब्लैक वाला एरिया जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कौन सा आ जाएगा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें जो हम चर्चा करने वाले हैं इसी अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि लास्ट क्लास में अभी तक जो मरुस्थल पड़ा है उस मरुस्थल का संपूर्ण जो राजस्थान है उसके क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 61.11% भूभाग पर क्या फैला हुआ है? मरुस्थल फैला हुआ है। यानी कि राजस्थान का 61.11% भूभाग अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे अरावली की चर्चा करेंगे, जो कि कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? 9% भूभाग पर अरावली का विस्तार है। अरावली पर्वत श्रृंखला है, राजस्थान में फैली हुई है। इससे पहले एक दो बातें देख लेते हैं। थ्योरी क्लास अपनी यहाँ पर चल रही है, नोट्स अच्छे से हम यहाँ पर बना ही रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी अदर वैकेंसियों के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिस सबसे कंपलसरी है। और प्रैक्टिस के लिए थ्रोन एजुकेशन ने आप सभी के लिए 4 प्रैक्टिस ब्रह्मास्त्र तैयार किए हैं। ये 4 प्रैक्टिस ब्रह्मास्त्र क्या रहेंगे? यहाँ पर वॉल्यूम 1, 2, 3 और 4 करके 4 वॉल्यूम आपको मिलते हैं प्रैक्टिस ब्रह्मास्त्र में। इसमें वॉल्यूम फर्स्ट में भूगोल और अर्थव्यवस्था आपको मिलती है, सेकंड में राजस्थान का इतिहास मिलेगा, थर्ड में राजस्थान की कला एवं संस्कृति मिलती है और फोर्थ में राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था मिलती है। यानी कि राजस्थान जीके का प्रैक्टिस के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन है प्रैक्टिस ब्रह्मास्त्र। अगर आप ये 4 वॉल्यूम निकाल लेते हो, प्रैक्टिस करते हो अच्छे से, तो आपके क्वेश्चन बाहर जाने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। लेटेस्ट जो आरएसएसबी का पैटर्न है, आरपीएससी का जो पैटर्न है, लेटेस्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो चीज़ें इसमें डाली गई हैं। तो ये हर विद्यार्थी को जरूर से निकालने हैं। इनका ऑर्डर आप कैसे कर सकते हो? थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन पर जाकर आप ऑर्डर दे सकते हो। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन सर्च करते हो तो इस लोगों के साथ में आपको थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन मिलता है। ये सभी को इंस्टॉल करना है, सभी को डाउनलोड करना है। हालांकि सभी ने डाउनलोड कर भी रखा होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो जो बुक वाला सेक्शन है यहाँ पर आपको जाकर ऑर्डर देना है। और अगर आपको ई बुक की फॉर्मेट में चाहिए तो आप ई बुक में जाके, यानी कि आप इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हो। तो दोनों ही फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। जो भी आप लेना चाहें यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ही जो थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन है, इस थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन पर
अभी ऑफर चल रहा है, होली ऑफर चल रहा है। मात्र नाम मात्र के शुल्क में 199 रुपये मात्र में आपको कोई भी वीडियो कोर्स अगर आपको परचेज करना है, आप यहां से परचेज कर सकते हो। कोई भी जो हज़ारों रुपए में वीडियो कोर्स मिलते हैं आपको 199 में, ओनली 199 में यहाँ पर मिल जाते हैं। चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी देखें, जेल प्रहरी, पीटीआई, पशुधन सहायक, वीडियो, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवार, बीएसटीसी, ग्रुप डी, इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर डले हुए हैं जो आपको अभी के लिए ओनली 199 में मिल जाते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। साथ साथ में हर विद्यार्थी को थ्रोन एजुकेशन का जो टेलीग्राम है वो ज़रूर से ज्वाइन करना है, टेलीग्राम। और साथ साथ में अगर आप इंस्टा चलाते हैं तो इंस्टा पेज भी आप सभी को फॉलो करना है। @हितेश शेरावत सर के नाम से आपको इस लोगों के साथ में इंस्टा पेज मिलता है। तो ये सोशल मीडिया हैंडल आप सभी को ज्वाइन करने हैं। सभी के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाले गए हैं, वहाँ से आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि समय समय पर जो अपडेट हैं वो अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए आगे आज जो हम चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे? अरावली पर्वतीय प्रदेश की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी को हेडिंग डालनी है अरावली पर्वतीय प्रदेश। आज हम क्या डिस्कस करेंगे हमारी क्लास में? अरावली पर्वतीय प्रदेश की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी हेडिंग डाल लें फटाफट से। सबसे पहले इस अरावली की कुछ कॉमन बातें देखते हैं, बेसिक बातें देखते हैं कि इस अरावली पर्वतमाला के बारे में जो कॉमन चीज़ें हैं। फिर इसका विभाजन किया गया है 3 पार्टों में, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर इनकी कुछ प्रमुख चोटियां हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, ऊंची और इम्पोर्टेंट जो चोटियां हैं वो चोटियां हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम अरावली के दर्रों की चर्चा करेंगे। उसके बाद में अरावली के पठारों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यानी कि अरावली को पढ़ने का जो हमारा क्रम रहने वाला है क्या रहेगा? सबसे पहले अरावली की बेसिक कॉमन बातें देखेंगे, उसके बाद में अरावली का विभाजन देखेंगे, तीनों पार्ट जो है उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली देखेंगे, इनकी महत्वपूर्ण चोटियाँ और पर्वत शिखर हैं वो देखेंगे। फिर अरावली के दर्रे हम पढ़ेंगे और उसके बाद में अरावली के जो कुछ इंपॉर्टेंट पठार हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। यानी कि 4 टुकड़ों में तोड़ते हुए हम अरावली को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। नोट्स बनाते हुए आपको चलना है। जो मैटर यहाँ पर आपका लिखवाया जा रहा है एग्जाम में उससे बाहर जाने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से नोट्स आपको बनाने हैं। हेडिंग डालनी है अरावली पर्वतीय प्रदेश। इस अरावली पर्वतीय प्रदेश की अगर हम बात करें दोस्तों तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला इसे माना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला इसे माना जाता है। और जब बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश भी यही रहेगा। राज्य का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश राज्य का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा रहने वाला है आपसे पूछा जाए तो अरावली पर्वत श्रृंखला ही रहने वाली है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला तो इसे कहा ही जाता है। अगर इसकी बात करें कि ये किसका अवशेष माना जाता है दोस्तों तो आपको याद रखना है ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका हिस्सा माना जाता है इसे? गोंडवाना लैंड का अवशेष इसे माना जाता है। जब हम कल यहाँ पर बातचीत कर रहे थे किसकी? मरुस्थल की। इस मरुस्थल की बात कर रहे थे तो इस मरुस्थल को किसका अवशेष माना गया था दोस्तों? टेथी सागर का अवशेष। किसका अवशेष माना गया था? अगर मरुस्थल की बात करें तो किसका अवशेष था? टेथी सागर का अवशेष था। और इधर अरावली की बात करें तो किसका अवशेष हो जाएगा? गोंडवाना लैंड का अवशेष हो जाएगा। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम ठीक है, इसके विस्तार की बात करें तो राजस्थान के संपूर्ण भूभाग के 9% क्षेत्रफल में ये अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। और इस 9% में भी अगर जनसंख्या की बात करें तो संपूर्ण राजस्थान की लगभग 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है।
क्षेत्रफल तो कितना है 9%। और इस अरावली क्षेत्र में जनसंख्या की बात करें, इस अरावली क्षेत्र में जनसंख्या की बात करें तो संपूर्ण राजस्थान की लगभग 10% जनसंख्या इसमें निवास करती है। 10% जनसंख्या इसमें निवास करती है। इसकी कुल लंबाई की अगर दोस्तों हम बात करें तो लगभग 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसके विस्तार की बात करें, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर निकल के आती है। और राजस्थान में अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 550 किलोमीटर रहती है। कितनी रहती है? 550 किलोमीटर। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? पालनपुर गुजरात से कहां से कहां तक रहेगा? इसके विस्तार की अगर बात करें तो पालमपुर गुजरात से रायसीना हिल्स दिल्ली तक इसका विस्तार रहता है। और राजस्थान में अगर इसके विस्तार की बात करें तो राजस्थान में इसका विस्तार कहां से कहां तक रहेगा दोस्तों, एक बार आप बता दें। खेड़ब्रह्म सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक बार आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए हम यहाँ पर चलेंगे। अरावली के बारे में ये डायग्राम आप बना लें। ठीक है, अरावली वाला बना लीजिए। लास्ट वाला डायग्राम हम पीछे बना चुके हैं लास्ट की क्लास में। और आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो क्या आएगा? क्या बताया पहला पॉइंट? विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला। पहला सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा हमारा यहाँ पे? विश्व की सबसे प्राचीनतम, विश्व की विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला। अरावली कैसी पर्वतमाला है? विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। और जब राजस्थान के संदर्भ में हम बातचीत करें तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं, उन चारों भौतिक प्रदेशों में सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश अगर आपसे पूछा जाए तो भी क्या रहने वाली है? अरावली ही रहने वाली है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? राज्य का या राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश, सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा रहेगा? प्राचीनतम भौतिक प्रदेश राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा रहेगा? अरावली पर्वत श्रृंखला ही रहने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है ये किसका अवशेष है? अवशेष के रूप में अगर बातचीत की जाए, अवशेष, तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये किसका अवशेष है दोस्तों? तो आपको याद रखना है किसका अवशेष रहेगा? गोंडवाना लैंड का। किसका अवशेष रहेगा? गोंडवाना लैंड का। जब हम मरुस्थल की चर्चा कर रहे थे इधर लास्ट क्लास में, जब हमने पढ़ा था तो मरुस्थल किसका अवशेष था दोस्तों? टेथी सागर का अवशेष था। किसका अवशेष था? टेथी सागर का अवशेष था। और ये किसका अवशेष रहेगा? गोंडवाना लैंड का अवशेष रहेगा। चलिए, उसके बाद में इस अरावली पर्वत श्रृंखला के कुछ उपनाम जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहां पर नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? उपनामों की। अरावली के 4-5 उपनाम हैं जो हमें याद रखने हैं। जैसे कि बात करें परिपत्र, ईंट की गर्दन कहा गया इसे, हिंदू ओलंपस कहा गया, आड़ा वाला कहा जाता है कई जगह पे, आबू गुलाब कहा जाता है कई जगह पे, भारत का एप्लेसियन पर्वत भी इसे कहा जाता है। तो ये कुछ उपनाम हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करें उपनामों की,
तो जो उपनाम हमें यहाँ पर याद रखने हैं कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले बात करेंगे किसकी? परिपत्र की। सबसे पहला क्या हो जाएगा? परिपत्र। तो परिपत्र की बात करें तो विष्णु पुराण में अरावली श्रृंखला को क्या कहा गया? विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में इसे क्या कहा गया? परिपत्र कहा गया। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो अरावली को ईंट की गर्दन कहा गया, ईंट की गर्दन। और ये ईंट की गर्दन की बात करें तो ये ईंट की गर्दन किसे कहा था अरावली श्रृंखला को? तो आपको याद रखना है अबुल फजल ने। किसने कहा था? अबुल फजल। आपसे पूछ लिया जाए अबुल फजल ने अरावली श्रृंखला को क्या कहा, तो आपको याद रखना है ईंट की गर्दन कहा। उसके बाद में नेक्स्ट एक नाम आता है हिंदू ओलंपस। क्या आएगा? हिंदू ओलंपस। और इस हिंदू ओलंपस की बात करें तो हिंदू ओलंपस किसने कहा अरावली को? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने अरावली को क्या कहा? हिंदू ओलंपस कहा। उसके बाद में एक नाम आता है आड़ा वाला। क्या आएगा? आड़ा वाला। और इस आड़ा वाला की बात करें तो जो बूंदी क्षेत्र है या यूं कहें कि बूंदी जिले में इसे क्या कहा जाता है? आड़ा वाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है बूंदी में? आड़ा वाला। उसके बाद में एक नाम आता है, एक तो आड़ा वाला, एक आता है आड़ा वटा। और इस आड़ावट की बात करें तो इस आड़ावट कहाँ कहा जाता है? इसे उदयपुर में। कहाँ कहा जाएगा? उदयपुर में। एक नाम आता है आबू गुलाब। एक नाम क्या आएगा इधर? आबू गुलाब। और इस आबू गुलाब की बात करें तो कहाँ पर कहा जाएगा? सिरोही में। सिरोही में अरावली को क्या कहते हैं? आबू गुलाब कहते हैं। एक नाम आता है मेरू। एक नाम क्या आएगा? मेरू। और इस मेरू की बात करें तो भौगोलिक शब्दावली के रूप में अरावली को क्या कहते हैं? मेरू कहते हैं। भौगोलिक शब्दावली में, भौगोलिक शब्दावली में अरावली को क्या कहते हैं? मेरू कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरू कहते हैं। एक नाम आता है भारत का अपलेशियन पर्वत। भारत का अपलेशियन पर्वत। क्या कहते हैं? भारत का एप्लेशियन पर्वत। तो जो अरावली है, इस अरावली की तुलना अमेरिका के एप्लेशियन पर्वत से की गई है। यह उसके समकालीन श्रृंखला मानी गई है। किसके समकालीन मानी गई है? अरावली की तुलना अमेरिका की, अमेरिका की अपलेशियन अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से की गई है। तो ये हमने यहाँ पर कुछ उपनाम देखे। क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने बात करी परिपत्र की, दूसरी बात करी ईंट की गर्दन। विष्णु पुराण में कहा गया परिपत्र। अबुल फजल ने अरावली को कहा ईंट की गर्दन।
कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस कहा, बूंदी में इसे आड़ा वाला कहा जाता है, उदयपुर में इसे आड़ा वट कहा जाता है, सिरोही में इसे आबू गुलाब कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में 7वें नंबर पर मेरू की अगर बात करें तो भौगोलिक शब्दावली के रूप में इसे मेरू कहा जाता है, और भारत का अपलेशियन पर्वत भी इसे कहा जाता है। इसकी तुलना की जाती है अमेरिका की अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से। अमेरिका की अपलेशियन पर्वत श्रृंखला की समकालीन मानी जाती है अरावली श्रृंखला। ठीक है, तो यहां तक एक बार आप नोट करें। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला हो गई, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश हो गया। अवशेष की बात करें तो किसका अवशेष रहेगा, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष रहेगा। किसका, गोंडवाना लैंड का ये अवशेष रहेगा। यहां तक नोट करें। उसके बाद में एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि जो ये अरावली श्रृंखला है, इस अरावली श्रृंखला की अगर दिशा की बात की जाए, दिशा क्या रहने वाली है दोस्तों, तो आपको याद रखना है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ इसकी दिशा रहने वाली है। किधर रहेगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ इसकी दिशा रहने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, अरावली की अगर आपसे दिशा पूछ ली जाए, अरावली की दिशा आपसे पूछी जाए तो क्या रहने वाली है, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दिशा रहेगी किसकी, अरावली की। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे अरावली के विस्तार की। अरावली के विस्तार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अरावली का विस्तार कहां से कहां तक रहेगा, तो पालमपुर गुजरात से रायसीना हिल्स दिल्ली तक इसका विस्तार है। कहां से कहां तक, पालमपुर गुजरात से रायसीना हिल्स दिल्ली तक, पालमपुर गुजरात से रायसीना हिल्स दिल्ली तक इसका विस्तार है। और इस पालमपुर गुजरात से रायसीना हिल्स तक इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, पालमपुर गुजरात, और इधर बात करेंगे तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, एक रायसीना हिल्स का आ जाएगा। यहां तक टोटल लंबाई की अगर बात करें तो कितनी रहती है, 692 किलोमीटर रहती है। यहां से यहां तक टोटल कितनी रहेगी प्यारे दोस्तों, 692 किलोमीटर। कितनी, 692 किलोमीटर। लंबाई कितनी, 692 किलोमीटर। और राजस्थान में इसके विस्तार की बात करें, राजस्थान में विस्तार की बात करें तो राजस्थान में अगर विस्तार की बात करें तो कहां से कहां तक रहेगा, खेड़ ब्रह्म सिरोही से और कहां तक, खेतड़ी झुंझुनू तक। खेड़ ब्रह्म सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू, खेड़ ब्रह्म सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार रहता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो ये कितने किलोमीटर में विस्तृत रहेगी, 550 किलोमीटर में। कितने किलोमीटर में, 550 किलोमीटर में। यानी कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की दूरी की बात करें तो कितनी है, 550 किलोमीटर। और टोटल लंबाई की बात करें
पालमपुर गुजरात से रायसीना हिल तक कितनी हो जाएगी? 652 किलोमीटर। यानी कि इसका जो उद्गम हो रहा है कहाँ से हो रहा है? अरब सागर से हो रहा है। अरावली श्रृंखला का उद्गम कहाँ से हो रहा है? अरब सागर में लक्षद्वीप के समीप से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। इसी कारण से जो अरब सागर है, अरब सागर को अरावली का गर्भगृह कहा जाता है। अरावली का गर्भगृह किसे कहा जाएगा? अरब सागर को अरावली का गर्भगृह कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखें, एक नोट डाल के लिख लें। एक नोट डाल के पॉइंट लिखें, अरब सागर को अरावली का अरब सागर को अरावली का गर्भगृह कहा जाता है। अरब सागर को अरावली का गर्भगृह कहा जाता है। यहां तक चीजें हमने देखी, विस्तार देखा, क्षेत्रफल हमने चर्चा करी थी। क्या देखा था? क्षेत्रफल कितना बताया? कितने राजस्थान के संपूर्ण भूभाग के 9% क्षेत्रफल पर अरावली का विस्तार है। और यहाँ पर जनसंख्या की बात करें तो कितनी जनसंख्या निवास करती है दोस्तों? 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। कितने प्रतिशत? 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? अगर इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो संपूर्ण राजस्थान के लगभग 9% भूभाग में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। और इस 9% भूभाग में जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या, यहाँ पर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। संपूर्ण राजस्थान की लगभग 10% जनसंख्या दोस्तों इस अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती है। इस अरावली पर्वतीय प्रदेश की अगर आपसे जलवायु पूछ ली जाए तो यहाँ पर उपाद्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाएगी? उपाद्र प्रकार की जलवायु। जलवायु आपसे पूछ ली जाए तो उप आर्द्र प्रकार की जलवायु। कैसी जलवायु? उप आर्द्र प्रकार की जलवायु यहां पर पाई जाएगी। चट्टानों की बात करें तो क्वार्टजाइट चट्टानें यहां पर पाई जाती हैं, यानी कि ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट चट्टानें जो हैं वही अरावली पर्वतीय प्रदेश में देखने को मिलती हैं। चट्टानों की बात करें तो कैसी चट्टानें? क्वार्टजाइट चट्टानें। क्वार्टजाइट चट्टानें यहां पर देखने को मिलती हैं, यानी कि ग्रेनाइट, नीस चट्टानें, शिस्ट चट्टानें यहां पर देखने को मिलती हैं। यानी कि अधिकांश धात्विक खनिज भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इस अरावली की हम यहाँ पर बात करें तो एक दो पॉइंट हैं अरावली से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो ये अरावली श्रृंखला है, इस अरावली श्रृंखला को भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहते हैं इस अरावली को। और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को अलग करती है, या फिर यूं कहें कि सिंधु के मैदान और गंगा के मैदान और पंजाब के मैदान का विभाजन करती है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? अरावली को क्या कहते हैं? महान भारतीय जल विभाजक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पर क्या आएगा? अरावली पर्वतमाला को
पर्वतमाला को अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि यह अरावली पर्वतमाला गंगा के मैदान को पंजाब के मैदान से अलग करती है। या नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट क्या रह सकता है कि जो ये अरावली पर्वतमाला है ये गंगा नदी तंत्र को सिंधु नदी तंत्र से भी अलग करती है। अरावली पर्वतमाला गंगा नदी तंत्र को सिंधु नदी तंत्र से अलग करती है। सिंधु नदी तंत्र से अलग करती है। सिंधु नदी तंत्र से अलग करती है। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं आपको जो आजकल सत्य असत्य का जो पैटर्न चल रहा है, कथन निष्कर्ष वाली अवधारणाएं जो चल रही हैं, असत्य कथन का चुनाव कीजिए, इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा भौतिक प्रदेश गंगा के मैदान को पंजाब के मैदान से अलग करता है, या सही कथन का चुनाव कीजिए। 3 कथन आपको ये दे रखे हैं, चौथा एक और आपको दे दे, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इस अरावली की आगे हम बात करते हैं। क्षेत्रफल देखा 9% भूभाग पर, जनसंख्या देखी 10% भूभाग पर। इस अरावली की अगर आपसे औसत ऊंचाई पूछ ली जाए, अरावली की औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई अगर वर्तमान में अरावली की पूछी जाए तो आपसे कितनी रहने वाली है? 930 मीटर रहती है। औसत ऊंचाई कितनी रहेगी? 930 मीटर। 930 मीटर है अरावली की औसत ऊंचाई। लेकिन प्रारंभ में जब इसकी उत्पत्ति हुई थी, प्री कैम्ब्रियन काल की हम बात करें, तो उस समय इसकी अरावली की उत्पत्ति के समय जो इसकी औसत ऊंचाई थी लगभग 2800 मीटर थी। लगभग कितनी थी? 2800 मीटर इसकी औसत ऊंचाई थी। लेकिन वर्तमान में कितनी बची हुई है? 930 मीटर बची हुई है। इसी कारण से इस अरावली श्रृंखला को एक अवशिष्ट पर्वत का दर्जा दिया गया है। अवशिष्ट पर्वतमाला की श्रेणी में इसे रखा गया है। यानी कि इसकी लंबाई में, इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई में कमी आई है। और कमी किस कारण से आई है? अनाच्छादन की क्रिया के कारण, अपर्दन और अपक्षरण की क्रिया के कारण इसकी ऊंचाई में कमी आई है। इस कारण ये कैसी श्रृंखला है? एक अवशिष्ट के रूप में बची हुई है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट आपको यहां पर नोट करना है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? अरावली की उत्पत्ति के समय अरावली की उत्पत्ति के समय अरावली की उत्पत्ति के समय इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी थी? लगभग 2800 मीटर थी। कितनी थी? लगभग 2800 मीटर थी। लगभग 2800 मीटर थी। परंतु वर्तमान में अरावली की
औसत ऊंचाई अरावली की वर्तमान में औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 930 मीटर है। कितनी है? 930 मीटर है। और इस कारण इसे अवशिष्ट पर्वतमाला की श्रेणी में रखा गया है। इस कारण से इसे अवशिष्ट पर्वत का कैसा पर्वत है? अवशिष्ट या अपशिष्ट पर्वत है। कौन? अरावली। यानी कि कितनी बताई? 2800 मीटर इसकी ऊंचाई थी। कब? जब इसकी उत्पत्ति होती है उस समय। उत्पत्ति के समय। उत्पत्ति के समय कितनी है? 2800 मीटर। कितनी हो जाएगी? 2800 मीटर। कब? उत्पत्ति के समय। लेकिन वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें, वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई की हम बात करें तो लगभग कितनी बची हुई है? 930 मीटर बची हुई है। कितनी बची हुई है? 930 मीटर। वर्तमान में कितनी है? 930 मीटर। यानी कि एक अपशिष्ट के रूप में बची हुई है। लगभग इसकी जो ऊंचाई है वो कम हो चुकी है। और ये किस कारण से हुई? ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है, जो संपूर्ण घटना है, इसे क्या कहते हैं? अनाच्छादन की क्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? अनाच्छादन की क्रिया। अनाच्छादन की क्रिया के कारण। ठीक है, तो एक पॉइंट ये आपको याद रखना है। उसके बाद में कुछ फैक्ट हैं अरावली से संबंधित जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इस अरावली की बात करें तो इस अरावली से 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी हम डिटेल में चर्चा इसकी नेक्स्ट करेंगे कि जो ये अरावली श्रृंखला है, इस अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी या सबसे उच्चतम बिंदु आपसे पूछा जाए तो इस अरावली श्रृंखला का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? गुरु शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंचा। सबसे निम्नतम बिंदु की बात करें, इस अरावली श्रृंखला का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा रहेगा? न्यूनतम बिंदु तो पुष्कर घाटी आपको याद रखना है। कौन सा पॉइंट रहेगा? पुष्कर घाटी। इस अरावली के सर्वाधिक विस्तार की बात करें कि इस अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहां पर पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कहां पर? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? उदयपुर में। और इसके न्यूनतम विस्तार की बात करें कि मिनिमम विस्तार कहां पर है, तो आपको याद रखना है अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। एक पॉइंट तो हमने देखा कि जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, सबसे ऊंचा बिंदु देखा, और ये पूछ लिया जाए कि इस अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में पाई जाती है, तो क्या याद रखना है? सिरोही जिले में। और आपसे पूछा जाए कि अरावली की न्यूनतम ऊंचाई किस जिले में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है किसमें? जयपुर जिले में। किसमें याद रखना है? जयपुर जिले में। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट हम यहां पर देखेंगे अरावली के। अरावली सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा? अरावली का सबसे ऊंचा बिंदु या सबसे ऊंची चोटी। अरावली का सबसे
ऊंचा बिंदु या फिर यूं कहें सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें तो अरावली का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा रहेगा? गुरु शिखर। गुरु शिखर कितना? 1722 मीटर। कितना लगेगा? 1722। और ये गुरु शिखर कहां पर है? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। सबसे ऊंचा बिंदु या सबसे ऊंची चोटी पूछे तो गुरु शिखर। सबसे निम्नतम बिंदु की बात करें, सबसे निम्नतम बिंदु, अरावली के सबसे निम्नतम बिंदु की बात करें तो कौन सा रहेगा दोस्तों? पुष्कर घाटी। कौन सा रहेगा? पुष्कर घाटी। और ये पुष्कर घाटी कहाँ रहेगी? सभी को याद होगा, अजमेर में। सबसे निम्नतम बिंदु की बात करें पुष्कर घाटी। उसके बाद में एक पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि जो ये अरावली है, इस अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहां पर रहेगा? किस जिले में रहेगा? सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार की अगर बात करें, सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो किस जिले में रहेगा? उदयपुर जिले में। किस में रहेगा? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। और न्यूनतम विस्तार की बात करें तो कहां पर रहेगा? न्यूनतम विस्तार, इसके न्यूनतम विस्तार की बात करें तो न्यूनतम विस्तार कहां पर रहेगा? अजमेर जिले में। कौन से जिले में? अजमेर जिले में। सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें, सर्वाधिक ऊंचाई, और एक पूछी जाएगी न्यूनतम ऊंचाई। सर्वाधिक ऊंचाई आपसे पूछी जाए तो किस जिले में रहेगी? सिरोही में। कहां पर रहेगी? सिरोही जिले में। और न्यूनतम की बात करें तो कहां पर रहेगी? जयपुर में। कहां पर रहेगी? जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बात आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। मैं करूं, तो अरावली से संबंधित ये 4-5 पॉइंट हैं, डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। सबसे उच्चतम बिंदु कहां पर रहेगा? गुरु शिखर। सबसे निम्नतम बिंदु कौन सी रहेगी? पुष्कर घाटी रहेगी। सर्वाधिक विस्तार पूछा जाए तो उदयपुर में। न्यूनतम विस्तार पूछा जाए तो कहां पर? अजमेर में। न्यूनतम विस्तार कहां पर? अजमेर में। सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें सिरोही में, न्यूनतम ऊंचाई की बात करें कहां पर रहेगी? जयपुर में। तो ये पॉइंट नोट कर लो आप यहां तक। उसके बाद में अरावली, इस अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा की बात करें तो मृदा वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसी मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पर पर्वतीय मृदा या लाल मृदा या फिर यूं कहें कि इनसेप्टिसोल मृदा यहाँ पर देखने को मिलती है। इस अरावली श्रृंखला की बात करें तो राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल क्या रहेगा? अरावली से रहेगा। मृदा कैसी पाई जाएगी? यहाँ पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। कैसी? पर्वतीय मृदा या फिर यूं कहें कि लाल मृदा या यूं कहें कि इनसेप्टिसोल्स मृदा, या कैसी मृदा पाई जाएगी? इनसेप्टिसोल मृदा। कैसी मृदा पाई जाएगी? इनसेप्टिसोल मृदा। कैसी मृदा पाई जाएगी? इनसेप्टिसोल मृदा यहाँ पर पाई जाती है। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल पूछा जाए तो क्या रहेगी? अरावली रहेगी। अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में वन्य एवं वन्य जीवों की दृष्टि से एक समृद्ध प्रदेश है। वन्य एवं वन्य जीवों की दृष्टि से एक समृद्ध प्रदेश है। और एक सबसे खास बात की बात करें तो राजस्थान का जो पश्चिम मरुस्थल है, इस पश्चिम के मरुस्थल के विस्तार को रोकती है अरावली पर्वत श्रृंखला।
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के विस्तार को कौन सा भौतिक प्रदेश रोकता है या कौन सी श्रृंखला रोकेगी? तो अरावली पर्वत श्रृंखला रोकती है। इस अरावली पर्वत श्रृंखला को आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली कहा जाता है। यानी कि इस श्रृंखला में बहुत सारी आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं। जैसे जयपुर में इस श्रृंखला में बात करें तो मीणा जनजाति निवास करती है। उसके अलावा नीचे अगर हम बात करें तो सिरोही के आसपास यहाँ पर ग्रासिया जनजाति निवास करती है। डूंगरपुर में इस क्षेत्र में डामोर जनजाति निवास करती है। उदयपुर में यहाँ पर भील जनजाति निवास करती है। तो ये कुछ जनजातियां हैं। इन जनजातियों की आश्रय स्थली किसे कहा जाएगा? अरावली को कहा जाता है। तो 3-4 पॉइंट आगे नोट करिए। अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला हो गई, अरावली के ये कुछ पॉइंट हो गए जो हमने यहाँ पर देखे। उच्चतम बिंदु, निम्नतम बिंदु, सर्वाधिक विस्तार, न्यूनतम विस्तार देखा, सर्वाधिक ऊंचाई देखी, न्यूनतम ऊंचाई देखी, किस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलिए। यहाँ पर मृदा की हम चर्चा कर रहे थे। मृदा, अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा की अगर आपसे बात पूछ ली जाए तो कैसी मृदा यहाँ पर पाई जाएगी दोस्तों? तो पर्वतीय मृदा यहाँ पर देखने को मिलती है। पर्वतीय मृदा, या यूं कहें कि लाल मृदा, या फिर यहाँ पर कैसी इंसेप्टिसोल मृदा, कैसी इंसेप्टिसोल मृदा देखने को मिलती है। इंसेप्टिसोल मृदा, जब मृदा के वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो कौन सी मृदा आएगी? इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। उसके बाद में एक पॉइंट क्या था? राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल क्या रहेगा? अरावली रहेगा। अरावली राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है। अरावली राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है और वन एवं वन्य जीवों की दृष्टि से देखें तो एक समृद्ध प्रदेश है। अरावली पर्वतीय प्रदेश वन एवं वन्य जीवों की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश है। वन्य एवं वन्य जीवों की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश है। और एक पॉइंट यहाँ पर आपको क्या बताया था, सबसे खास पॉइंट, कि जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है ये मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। किसके विस्तार को? यह अरावली प्रदेश, यह प्रदेश राजस्थान में यह प्रदेश राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकता है। कौन सा प्रदेश? यानी कि जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकता है, पूर्वी मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करता है। उसके बाद में एक पॉइंट आपको याद रखना है, आदिवासियों की आश्रय स्थली कहा जाता है अरावली को। अरावली पर्वतमाला को
आदिवासियों की आश्रय स्थली कहा जाता है। आश्रय स्थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों की आश्रय स्थली कहा जाता है। किसे? आदिवासियों की आश्रय स्थली। आदिवासियों की आश्रय स्थली कहा जाता है किसे? अरावली पर्वतमाला को। कौन कौन सी आदिवासी जनजातियां यहाँ पर निवास करती हैं? जैसे कि जयपुर में बात करें तो इस क्षेत्र में मीणा जनजाति निवास करती है। इस अरावली में अगर हम देखें तो अगर ये हम बात करें किसकी, ये कौन सी श्रृंखला है? अरावली पर्वतीय श्रृंखला है। अरावली की अगर हम चर्चा करें, ये मान लो ये कौन सी श्रृंखला है? अरावली श्रृंखला है। और इस अरावली श्रृंखला में कुछ जनजातियों की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस अरावली श्रृंखला में यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है जयपुर के आसपास के क्षेत्र में। और ये कौन सी जनजाति है? यहाँ पर मीणा जनजाति निवास करती है। कौन सी? मीणा जनजाति निवास करती है। और कहाँ पर रहेगी ये? जयपुर में निवास करेगी। कहाँ पर? जयपुर में। मीणा जनजाति कहाँ पर रहेगी? जयपुर में, अरावली क्षेत्र में। उसके बाद में बात करें तो सिरोही में एक जनजाति निवास करती है। और यहाँ पर कौन सी? गरासिया जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति रहेगी ये? गरासिया जनजाति। कहाँ पर? गरासिया जनजाति कहाँ पर निवास करेगी? सिरोही में। कहाँ पर निवास करेगी? सिरोही में निवास करेगी। उसके अलावा एक जनजाति पाई जाती है डूंगरपुर के आसपास। एक जनजाति पाई जाती है डूंगरपुर के आसपास। और यहाँ पर एक जनजाति पाई जाएगी डूंगरपुर क्षेत्र में पाई जाएगी। और इसका क्या नाम रहेगा? डामोर जनजाति। कौन सी जनजाति निवास करती है यहाँ पर? डामोर जनजाति निवास करती है। कौन से क्षेत्र में? डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्र में। भील जनजाति जो करती है, भील जो जनजाति की बात करें तो कहाँ पर पाई जाएगी? उदयपुर क्षेत्र में। इस अरावली क्षेत्र में भील जनजाति निवास करेगी। कहाँ पर? उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में। इस अरावली क्षेत्र से बाहर, इस अरावली क्षेत्र से बाहर इस उदयपुर के क्षेत्र में एक और जनजाति निवास करती है। उदयपुर में ही निवास करती है लेकिन अरावली से बाहर निवास करेगी। ये कौन सी जनजाति है? कथोड़ी जनजाति। कौन सी? कथोड़ी जनजाति। कहाँ पर है ये? उदयपुर में। लेकिन याद क्या रखना है आपको? क्या याद रखना है कि कहाँ पर है ये? अरावली से बाहर के क्षेत्र में। इसी तरीके से एक सांसी जनजाति निवास करती है। कहाँ पर? भरतपुर क्षेत्र में। यहाँ पर भरतपुर क्षेत्र में एक जनजाति निवास करती है अरावली क्षेत्र से बाहर, सांसी जनजाति। कौन सी? सांसी जनजाति। कहाँ पर? भरतपुर में। सांसी जनजाति कहाँ पर? भरतपुर में। एक जनजाति सहरिया जनजाति आपने सुनी होगी। सहरिया जनजाति बारां में निवास करती है। सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति कहाँ पर? बारां में। कहाँ पर? बारां में। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 जनजातियां हैं जो आपको याद रखनी है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे आदिवासियों की आश्रय स्थली की।
आदिवासियों की आश्रय स्थली कहा जाता है अरावली को। और आदिवासियों की आश्रय स्थली क्यों कहा जाता है, ये बात आपके समझ में आई, क्योंकि यहाँ पर कई सारी जनजातियाँ इस अरावली पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती हैं। हमने बात करी जयपुर के आसपास मीना जनजाति निवास करती है, यहाँ पर सिरोही के आसपास गरासिया जनजाति निवास करती है, उदयपुर में यहाँ पर भील जनजाति निवास करती है अरावली में, डूंगरपुर के आसपास डामोर जनजाति निवास करती है। उसके अलावा 3 जनजातियाँ बताई जो अरावली से बाहर निवास करती हैं, जैसे सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है, सहरिया जनजाति बारा में पाई जाती है, और कथोड़ी जनजाति की बात करें तो अरावली से बाहर कहाँ पर पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार नोट कर लो। तो ये यहाँ तक अपनी कुछ बेसिक जो चीज़ें थी अरावली से संबंधित कॉमन बातें थी, वो कॉमन बातें हमने देखी। आदिवासियों की आश्रय स्थली, क्या पॉइंट था हमारा, आदिवासियों की आश्रय स्थली, आदिवासियों की आश्रय स्थली। आदिवासियों की आश्रय स्थली क्यों कहते हैं अरावली को, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। ठीक है, तो कॉमन बातें हमारी कंप्लीट होती हैं। उसके बाद में हमने एक बात करी थी स्टार्टिंग में कि जो ये अरावली है, पहले सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इस अरावली की कॉमन बातें देखेंगे। कॉमन बातें देखने के बाद में इस अरावली का विभाजन हम देखेंगे। अरावली का विभाजन किया गया है 3 भागों में, कौन कौन से, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और कौन सी, दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और कौन सी, दक्षिणी अरावली। तो नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे वो किसकी करेंगे, अरावली के विभाजन की। अरावली का विभाजन कितने भागों में किया जाता है, 3 भागों में। अरावली का विभाजन, अरावली का विभाजन, अरावली का विभाजन कितने भागों में बताया, 3 भागों में इसका विभाजन किया जाता है। कितने भागों में किया जाता है, 3 भागों में। और किस तरीके से किया जाएगा, सबसे पहला क्या बताया, उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। दूसरे की हम बात करें तो उत्तरी अरावली के बाद में कौन सा, मध्य अरावली। और मध्य अरावली के बाद में तीसरे विभाजन की बात करें कौन सा आ जाएगा, दक्षिणी अरावली। कौन सा आ जाएगा, दक्षिणी अरावली। इन तीनों की हम बात करेंगे अगली जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। उस नेक्स्ट क्लास में हम अरावली के विभाजन की चर्चा करेंगे कि उत्तरी अरावली में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे ऊंचे पर्वत कौन से हैं, ऊंची चोटियां कौन सी हैं, मध्य अरावली में कौन कौन से चोटियां और शिखर हैं। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको आज जो क्लासें करवाई है वो अच्छे से रिविज़न करना है, अच्छे से चीज़ों को समझना है। उसके बाद में उससे पीछे की जो क्लासें हैं वो आप सभी को देखनी है। ठीक है, सभी को आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, अच्छे से आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, यानी कि हम अरावली की कॉमन बातें देख चुके हैं, अरावली का विभाजन देखेंगे कल वाली क्लास में। और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे अरावली के कुछ जो दर्रे हैं, अरावली के दर्रे देखेंगे। उसके बाद में अरावली के पठारों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अच्छे तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। टेलीग्राम चैनल आप सभी को ज्वाइन करना है, थ्रोन एजुकेशन टेलीग्राम, इस आइकॉन के साथ में। और अगर इंस्टा आप चलाते हैं तो आप सभी को इंस्टा पेज फॉलो करना है @हितेश राउत सर के नाम से। और ये कुछ कोर्सेज हैं, अगर आपको ज्वाइन करने हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करके। ठीक है, ये थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए कुछ बुकलेट हैं, प्रैक्टिस बुकलेट हैं, सबसे रामबाण, ब्रह्मास्त्र हैं आप सभी के लिए। आप ई बुकलेट फॉर्मेट में भी ले सकते हो और हार्ड कॉपी बुकलेट फॉर्मेट में भी ले सकते हो। थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन से इनको आप ऑर्डर कर सकते हो। तो आज के लिए जो हम रखेंगे इतना ही रखते हैं, बाकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।